हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। समाज शास्त्र में हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट होने की ओर है। विवाह के बाद में इस टॉपिक में परिवार को विस्तार से समझेंगे, कौन से सिद्धांत है, क्या है। क्योंकि परिवार के बारे में अमूमन हमारे क्वेश्चन हर बार सही होते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए ये वीडियो आपको लिए देखना होगा, क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांत है जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि परिवार की बात करें, जिस तरह से एक बच्चे का प्रथम गुरु माता माना जाता है, उसी तरह समाजीकरण की प्रथम जो पाठशाला परिवार माना जाता है। यानी कि समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कौन सा है? परिवार। यानी कि समाजीकरण का जो विकास होता है, इनके बच्चे का जो लालन पालन होता है, जो संस्कार होते हैं वो परिवार में ही आते हैं। इस कारण परिवार को समाजीकरण की प्रथम पाठशाला माना जाता है। परिवार अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, और फैमिली शब्द जो लैटिन भाषा के शब्द से फेमुलस से बना है। किससे बना है? फेमुलस से। तो आपको ध्यान रखना है कि लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। तो आपके क्वेश्चन ये आता है कि परिवार का अर्थ क्या है, तो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो क्या अर्थ उसका? नौकर होता है। और जो लैटिन भाषा के फेमुलस से बना है, इन चीजों को आपको, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में उसी तरह जिस तरह से परिवार की उत्पत्ति के बारे में बहुत से सिद्धांत है, जिस तरह से विवाह के सिद्धांत है, यानी कि परिवार कब से है, यानी कि परिवार का निर्माण कब से हुआ, इसके बारे में अनेक सिद्धांत है। नंबर 1 सिद्धांत है आपके शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत ये बताता है कि प्रारंभ में जो परिवार का रूप था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता के जो परिवार का जो स्वरूप था पितृसत्तात्मक था। इसके जो संस्थापक है वो है प्लेटो और अरस्तु है। बाद में इसका समर्थन सर हेनरी मैन ने भी किया। लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत का जो खंडन है वो इस आधार पर किया जाता है कि जो प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है आपके, या फिर अफ्रीका की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सभी सभ्यताओं में जो परिवार का जो स्वरूप है वो मात्र सत्तात्मक मिलता है। जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था। इस आधार पर यह खंडन किया जाता है कि प्रारंभ में जो पितृसत्तात्मक था, तो इसका खंडन इस आधार पर किया जाता है शास्त्रीय सिद्धांत का। तो क्या मानता है शास्त्रीय सिद्धांत? शास्त्रीय सिद्धांत पितृसत्तात्मक मानता है, और इसके जो आपके जो समर्थक है वो आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा सिद्धांत है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यौन साम्यवाद का सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में कोई विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी, परिवार जैसा कोई स्वरूप नहीं था। इस कारण प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने आप में यानी कि कोई नियंत्रण नहीं था। इस कारण नियंत्रण के अभाव में प्रत्येक स्त्री और पुरुष एक दूसरे से यौन संबंध स्थापित करते थे। यानी कि एक तरह से यौन संबंधों में समानता लाने के लिए, स्त्री पुरुष का निश्चित संबंध हो, यौन संबंध हो, इसलिए परिवार की उत्पत्ति हुई, ताकि परिवार और विवाह के माध्यम से उनके यौन संबंधों में निश्चितता ला सके। इसलिए यौन साम्यवाद का सिद्धांत इस नाम से जाना जाता है। इसके जो संस्थापक है वो ब्रीफाल्ट है। ब्रीफाल्ट इसके संस्थापक है। बाद में इसका जो समर्थन है मॉर्गन ने किया, यानी कि मॉर्गन ने तो इसका समर्थन किया था, लेकिन जो संस्थापक है वो ब्रीफाल्ट है। इसके बाद में है एक विवाही परिवार सिद्धांत। एक विवाही परिवार सिद्धांत का मतलब ये है कि ये मानता है कि जो परिवार का जो स्वरूप था, यानी कि इस तरह मानता है ये कि प्रारंभ में जो पितृसत्तात्मकता का स्वरूप था, लेकिन पुरुष अपने आप को स्त्री से अधिक शक्तिशाली मानता था। इस कारण पुरुष में एक तरह से अधिकार और ईर्ष्या की भावना थी। अधिकार और ईर्ष्या की भावना के कारण उसने क्या किया, जो स्त्री को, यानी कि स्त्री को अपने वश में लिया, यानी कि एक स्त्री को उसने अपने वश में लेकर उस स्त्री से दूसरे से संबंध बनाने पर उसने मना कर दिया, यानी कि स्वयं को अपनी संपत्ति मान लिया इस पुरुष ने स्त्री को। इस कारण स्वयं को संपत्ति मानने की वजह से एक विवाही परिवार का जन्म हुआ। यानी कि इसके मतलब यह है कि स्त्री को अपनी संपत्ति मानने के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। किसका? एक विवाही परिवार का। इसके जो समर्थक कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। वेस्टरमार्क है इसके समर्थक है, जुकरमैन और मेलेनोव्स्की। यानी कि वेस्टरमार्क ने तो इसका संस्थापक है, इसका सिद्धांत दिया, बाद में इसका समर्थन किया जुकरमैन ने, मेलेनोव्स्की ने। अब आपको एक पुस्तक ध्यान रखनी है, मानव विवाह का इतिहास की पुस्तक किसकी है? वेस्टरमार्क की है। मानव विवाह का इतिहास वेस्टरमार्क की, बहुत प्रसिद्ध विद्वान है। इसके बाद में मातृसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत। ये मानता है कि एक इसका ही, किसका? यौन साम्यवाद का ही ये परिष्करण रूप है। इसके संस्थापक भी कौन है? ब्रीफाल्ट ही है। ब्रीफाल्ट बोलते हैं कि यौन समता में कि क्या था कि प्रारंभ में जो स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध बनाती थी, यानी कि मातृसत्तात्मक था। तो मात्र ही सब जो प्रारंभ में जो परिवार था मातृसत्तात्मक था। बाद में मातृसत्तात्मक होने के कारण एक स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध बनाती थी। तब उस स्त्री के जो बच्चे पैदा होते थे तो उन बच्चों का जो पिता का निर्धारण करना कठिन होता था। इस कारण पिता का निर्धारण कठिन होता था, तो माता और बच्चे के बीच में ही संबंध पाए जाते थे, पिता के बीच में उसे संबंध नहीं थे। जिस कारण माता और बच्चे के बीच संबंधों के कारण ही मातृसत्तात्मक परिवार का जन्म हुआ। इसके बाद में है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ये मानता है कि जो परिवार का उत्पत्ति है वो धीरे धीरे इस वर्तमान की जो स्वरूप है परिवार का, वो धीरे धीरे विकास में आया। इसमें कौन कौन से? मॉर्गन और बेकोफेन। मॉर्गन और बेकोफेन ये अलग अलग मानते हैं कि विकास किस तरह से हुआ। बेकोफेन जो है वह विकासवादी सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास 4 क्रम में हुआ।
पहला जो बेकोमेन मानता है कि पहला जो प्रारंभ में जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक के बाद में बहुपति परिवार हुआ। बहुपति का मतलब है कि एक स्त्री के अनेक पुरुष थे। उसके बाद में बहुपत्नी का हुआ, क्योंकि बाद में स्त्रियों की स्थिति कमजोर होने लगी। स्त्री की स्थिति कमजोर हुई तो क्या हुआ, तो स्त्रियों की संख्या कम हुई, बलि प्रथा, कन्यावध हुआ, जिससे स्त्रियों की जो कमी हुई, तो कमी होने के कारण बहुपत्नी परिवार प्रथा हुई, जिसमें एक पति अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता था। इसके बाद में वर्तमान स्वरूप था एक विवाह परिवार, यानी कि पहले क्या था, पहले माताएं सब कुछ थी, महिलाओं की स्थिति उच्च थी। महिलाओं की स्थिति उच्च होने के कारण महिलाएं अनेक पुरुष करते थे। तो इस तरह से बहुपत्नी यानी कि बहुपति। तो इस तरह से आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि किसका, बेकोफिन का, कि मातृसत्तात्मक, बहुपति, बहुपत्नी और एक विवाह परिवार। इसी तरह मॉर्गन ने भी 5 स्तर बताए हैं विकासवादी सिद्धांत के, तो ये स्तर आपको ध्यान रखना है। यही तो आपका ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, वैसे अलग से कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं, यहीं से आपके क्वेश्चन बैठता है। तो मॉर्गन ने 5 स्तर बताए, कौन कौन से, समान रक्त परिवार, समूह परिवार, शिंडे इसमें परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाह परिवार। तो इनको सब आप जानते हो कि समान रक्त परिवार क्या है, समूह परिवार क्या है। समूह परिवार का मतलब है कि एक पुरुषों का एक समूह, पुरुषों के स्त्रियों को एक समूह से विवाह कर लेता है, तो वो एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो शिंडे इसमें परिवार क्या है, शिंडे परिवार में भी यही है कि इसमें क्या करता है कि परिवार का एक पुरुष, इसमें शिंडे इसमें परिवार में ये होता है कि परिवार का एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, लेकिन बाद में उस स्त्री से उस परिवार के सभी पुरुषों को संबंध बनाने की अनुमति होती है। यानी कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, लेकिन उस स्त्री से सभी पुरुष परिवार के संबंध बना सकते हैं। तो इनकी वो एक तरह से समूह परिवार का ही परिष्करण रूप है। समूह में भी स है और शिंडे में भी स है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि स दोनों में, समूह में, शिंडे में, तो समूह परिवार का ही, शिंडे परिवार का ही एक परिष्करण रूप है। ठीक है। इसके बाद में पितृसत्तात्मक परिवार है और एक विवाही परिवार है। तो इस मॉर्गन ने 5 प्रकार बताए। इसके बाद में बहुसंख्यक कारकों का सिद्धांत, ये मानता है कि अनेक कारकों से परिवार की उत्पत्ति हुई। तो ये सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा शास्त्रीय सिद्धांत, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, एक विवाह सिद्धांत, मातृसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत, विकास सिद्धांत और बहुसंख्यक कारकों का सिद्धांत। ये आपको इसमें ये थोड़ी बहुत परिभाषा ध्यान रखनी है, और कौन कौन इसके संस्थापक है वो आपको ध्यान रखना है। तो मॉर्गन और बेकोफेन तो किसके हैं, विकासवादी के। ठीक है। तो इसमें भी देखो ना आपने, ब्रिफार्ड 2 में आता है, किसमें, यौन साम्यवाद में आ रहा है, और आपके मातृसत्तात्मक परिवार में ब्रिफार्ड आ रहा है। मॉर्गन भी इसमें 2 में आ रहा है, मॉर्गन यौन साम्यवाद में आ रहा है और विकासवादी में भी आ रहा है। ठीक है। इस तरह से आप इनका एक साथ बना लेना, जिसमें आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और किसी में आपका बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। इसके बाद में परिवार के प्रकार कौन कौन से इसमें आपको देखना है। परिवार के अनेक प्रकार है, जिसमें से नंबर 1 प्रकार है एकल परिवार। एकल परिवार को नाभिक परिवार और केंद्रीय परिवार भी बोलते हैं। यानी कि नाभिक परिवार का मतलब भी एकल परिवार है और केंद्रीय परिवार का मतलब भी एकल परिवार है। इसमें क्या होता है कि माता पिता और उसके अविवाहित संतानें रहती है, विवाहित नहीं, अविवाहित संतानें रहती है। कि केवल जैसे उसकी 2 संतान हुई माता पिता की तो 4 जने रहेंगे, 3 हुई तो 5 रहेंगे, 1 रही तो 3 जने रहेंगे, बाकी दादा दादी इसमें नहीं रहते, केवल माता पिता और अविवाहित संतान इसमें रहती है। एकल परिवार के अनेक प्रकार है, कौन कौन से हैं। मूल एकल परिवार। मूल एकल परिवार में क्या होता है कि इसमें माता पिता के साथ साथ बच्चे भी रहते हैं और दादा दादी भी रहते हैं। इसके बाद में अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित एकल परिवार में दादा दादी के साथ इसमें बहुत सी बात जो विधवा रहती है, विधवा भी साथ रहती है, उनकी जो बहन रहती है वो भी साथ रहती है। इसके बाद में उपमूल परिवार। ये इन दोनों को आपको समझना होगा, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे कौन कौन से दोने वाले। एक तो है उपमूल परिवार, एक है अनुपूरित मूल परिवार। ठीक है। यहाँ पर तो है अनुपूरित एकल परिवार, लेकिन यहाँ पर है अनुपूरित मूल, यहाँ मूल लग गया। यहाँ पर मूल लगने से इसमें थोड़ा अंतर आ गया, तो मूल को आपको देखना है। मूल में क्या होता है, उपमूल परिवार में क्या होता है कि इसमें विधवा व विधवा और विदुर का जो परिवार होता है, जिसमें उसके अविवाहित बच्चे भी रहते हैं। इसमें केवल विधवा और विदुर का ऐसा परिवार जिसमें उसके अविवाहित बच्चे भी रहते हैं, उसको बोलते हैं उपमूल परिवार। जबकि अनुपूरित मूल परिवार क्या होता है, इसमें क्या होता है कि विधवा है, जो विधवा स्त्री रहती है अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहती है, किसके साथ, विधवा सास के साथ। ठीक है। किसमें, अनुपूरित मूल परिवार में क्या होता है कि विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ विधवा सास के साथ रहती है। उसमें इसका पति भी नहीं होता और इसका ससुर भी नहीं होता, केवल विधवा रहते हैं, इसकी विधवा सास रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है। किसमें, अनुपूरित मूल परिवार में। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये विस्तार से मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं पहले फर्स्ट ग्रेड के समाजशास्त्र में, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं तो आपके सेकंड ग्रेड में भी समाजशास्त्र में पूछ सकते हैं।
इसके बाद में है दूसरा प्रकार है आपके संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के नहीं, 3 से अधिक। जिस परिवार में 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। इसके बाद में अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके एक चीज पूछी जाएगी, पुस्तक गहनता। पुस्तक गहनता आपको यहाँ पर मैंने भी पहले जब मैंने तैयारी की थी तब मुझे लगा कि पुस्तक गहनता क्या है। पुस्तक गहनता जब आपके शब्द आएगा तो आपको नहीं, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि पशुओं के बारे में, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है। पुस्तक गहनता का मतलब है कि जब 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ संयुक्त रहती है तो उसको बोलते हैं पुस्तक गहनता। ठीक है, ये संयुक्त परिवार का एक प्रकार है पुस्तक गहनता। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, यही तो की पॉइंट है, ये की पॉइंट ही अपन को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में विस्तृत या विस्तार परिवार, इसमें 2 या 2 से अधिक एकल परिवार द्वारा निर्मित परिवार होते हैं विस्तृत परिवार। ठीक है, अब आपको परिवार के जो प्रकार है, जो केंद्रिक प्रकार हो गया, आपके विस्तृत परिवार हो गए, संयुक्त परिवार हो गए, लेकिन उसके आधार पर जो और भी बहुत से प्रकार है परिवार के, जैसे अधिकार की भावना के आधार पर। जैसे अधिकार किसका है परिवार में, अगर पिता का है तो पितृसत्तात्मक, माता का है तो मातृसत्तात्मक। निवास स्थान के आधार पर, यानी कि विवाह के बाद में पुरुष और जो स्त्री कहाँ पर रहते हैं उसके आधार पर परिवार के अलग अलग प्रकार होते हैं। विवाह के बाद में मान लीजिए बच्चे जो पिता के स्थान पर रहते हैं पितृस्थानीय और माता के स्थान पर रहते हैं मातृस्थानीय। अगर वो दोनों को घर को छोड़कर नया घर बसाते हैं तो नवस्थानीय, और दोनों को बारी बारी से दोनों के पास रहते हैं तो मातृ पितृस्थानीय, और मामा के पास रहते हैं विवाह के बाद में तो मातृस्थानीय, और द्विस्थानीय यानी कि दोनों अलग अलग जगह रहते हैं तो द्विस्थानीय। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि निवास स्थान के आधार पर परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है। तो 6 प्रकार है आपके, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय, मातृस्थानीय और द्विस्थानीय। ये 6 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। ये तो आपको पता है कि पितृस्थानीय है, मातृस्थानीय क्या होता है, सब आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए ऐसा आएगा कि निवास स्थान के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार का प्रकार नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये परिवार है। ठीक है, इसी तरह वंश नाम के आधार पर, यानी कि परिवार में वंश किसके नाम पर शुरू हो रहा है। अगर पिता की तरफ से हो रहा है तो पितृवंशीय, माता की तरफ से हो रहा है तो मातृवंशीय, और दोनों की तरफ से हो रहा है, दोनों की तरफ से नहीं हो रहा तो उभयवंशीय। 3 तरह के परिवार होते हैं वंश नाम के आधार पर, उभयवंशीय, मातृवंशीय, पितृवंशीय। उत्तराधिकारी का आधार पर, यानी कि उत्तराधिकार किस तरफ से, अगर पिता की तरफ से पितृ रखिए, माता की तरफ से मातृ रखिए। इस तरह से आपको इनको प्रकार को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कार्य स्थिति के आधार पर, कर्ता की स्थिति के आधार पर परिवार 2 प्रकार होते हैं। कर्ता की स्थिति के आधार पर, कर्ता यानी कि परिवार में कर्ता की भूमिका क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप जिस परिवार में पैदा हो रहे हो, आपका पालन पोषण हो रहा है तो उसको बोलते हैं जनक मूलक परिवार। जन्म मूलक, जिसमें अपन जन्म लेते हैं और अपना पालन पोषण होता है उसको बोलते हैं जन्म मूलक परिवार। और प्रजनन मूलक परिवार, यानी कि जिसके माध्यम से अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को जन्म देकर विवाह के माध्यम से संतानोत्पत्ति करते हैं, यानी कि विवाह के बाद में जब अपनी संतान पैदा होती है तो उसको बोलते हैं प्रजनन मूलक परिवार। यानी कि परिवार जब भी खिलाई जाएगा जब उसमें बच्चे बच्ची हो। अगर आप पति पत्नी है तो आप परिवार नहीं है, जब तक संतान पैदा नहीं होगी तब तक परिवार नहीं खिलाएगा। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं, कर्ता की स्थिति के आधार पर जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, अब इसी के आधार पर परिवार के कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। परिवार के बहुत से कार्य हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको 2 विद्वानों को आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन से, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज ने परिवार के 2 कार्य बताए, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। इसी तरह डेविस ने परिवार के 4 कार्यों के बारे में बताया। कितने कार्यों के बारे में? 4 कार्यों के बारे में। नंबर 1 है परिवार का पहला कार्य संतानोत्पत्ति, यानी कि संतान को पैदा करना। दूसरा है भरण पोषण की व्यवस्था करना। तीसरा है स्थान व्यवस्था करना, यानी कि जिसे रहने के लिए जगह। इसी तरह चौथा कार्य है बच्चों का समाजीकरण करना। इस तरह से इसने 4 कार्य बताए डेविस ने, तो आपको इनको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, परिवार में यही तो है। आपके 2022 में देख लो, आपके 2018 में देख लो, आपके 2016 में देख लो, अगर आपके परिवार का जो कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके या तो सिद्धांत से पूछा गया है, या आपके इससे केंद्रीय परिवार से पूछा गया है, या फिर आपके ये अधिकार से पूछा गया है, यही पूछा गया है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इससे बाहर तो आप उसको आराम से कर दोगे, लेकिन इनको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आप पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो आपको इन चीजों को, प्रकारों को, आपको कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिद्धांत, इनको अच्छे से रट लो। इसके बाद में आपके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो परिवार के बारे में इतना विस्तार से आपको बता दिया कि अनुपूरित मूल परिवार में ध्यान रखना, अनुपूरित एकल परिवार अलग है और अनुपूरित मूल परिवार अलग है, उपमूल परिवार अलग है। तो इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।